मैं एक स्कूल में चौकीदार की नौकरी करता था और रोज जल्दी जाकर सब क्लासेस के दरवाजे खोलता और छुट्टी होने पर बंद करता था। यही मेरी जिम्मेदारी थी। और उस स्कूल में एक नई टीचर नौकरी के लिए आई। वो बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। एक सुबह जब मैं पहले स्कूल गया तो वो वहीं पर मौजूद थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले मैं ही जाता था। वो पहली टीचर थी जो मुझसे पहले आ जाती थी। मुझे लगा उसकी नई नई नौकरी है, इसलिए जल्दी आ रही है। कुछ दिन हो जाएंगे तो खुद लेट आने लगेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। और वो रोज मुझसे पहले आती और छुट्टी होने पर मुझे जल्दी भेज देती थी। मैं उनकी जल्दी भेजने वाली बात से बहुत खुश था। जब से वो स्कूल में आई थी तो स्कूल में बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। एक दिन छुट्टी के समय मैं क्लास में कुर्सी ठीक कर रहा था। जब मेरी नजर होती हुई सामने वाली क्लास में गई तो जान निकल गई। वो तो किसी के पुनीत की ड्यूटी स्कूल में एक गार्ड की थी। और उसके बारे में ये बात पूरे स्कूल में मशहूर थी कि वो किसी से फालतू बात नहीं करता था और उसका कोई दोस्त वगैरह भी नहीं था। और ना ही उसने किसी से दोस्ती बनाकर रखी थी। वो जहाँ काम करता था वो एक प्राइवेट स्कूल था, जहाँ फीस ना ज़्यादा थी ना कम थी। पुनीत से प्रिंसिपल बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो कुछ समय पहले ही इस नौकरी पर लगा था और स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वो अपने हुलिये से काफी गरीब लगता था। उसके प्लास्टिक के जूते और दो जोड़े कपड़े, जिन्हें वो बदल बदल कर पहनता रहता था, जिससे उसकी गरीबी साफ दिखती थी। और वो कपड़े प्रेस भी नहीं होते थे। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल ने उसकी मदद करनी चाहिए और उससे बोली, पुनीत, तुम्हें किसी भी तरह के पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, और ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम में आएंगे। मगर उसने मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैडम, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। आप मुझे बस वो दे दीजिए जो मेरी मेहनत के बनते हैं। और उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर मुझे किसी से मदद लेनी ही होती तो इतनी मेहनत करने की मुझे क्या ज़रूरत है। वो तो मैं वैसे भी ले लेता। उसकी इस बात से प्रिंसिपल बहुत खुश हुई। उसकी ईमानदारी प्रिंसिपल को भा गई और उन्होंने इसी वजह से उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी, ताकि उसे कुछ सहारा मिल सके। वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताता था, अपने काम से काम रखता था। और उसके पास इतना समय भी नहीं था जब वो किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बताए। आज के समाज में अपनी बात अपने पास ही रहे तो बेहतर है। और इसी सोच को पुनीत ने अपने अंदर रखा और अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। एक दिन पुनीत अपनी ड्यूटी देने के लिए कॉलेज के गेट पर बैठा हुआ था, तो एक ऑटो आकर स्कूल के पास रुका। उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत औरत उतरी, ऑटो का किराया दिया और स्कूल के अंदर जाने लगी। मगर पुनीत ने उसे रोक लिया तो वो कहने लगी, देखो, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। पुनीत ने उसे नरमी से कहा, मैडम देखिए, मैं प्रिंसिपल की इजाज़त के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। वो मुस्कुराकर बोली, वैसे तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दे रहे हो, इस बात से मैं बहुत खुश हुई हूँ। लगता है कि तुम यहाँ नए आए हो, क्योंकि पिछला चौकीदार तो गेट पर होता ही नहीं था। पहले जब मैं आई थी तो वो टहलता हुआ आया और मैंने बोला, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसने मुझे फ़ौरन अंदर भेज दिया था। जब मैं प्रिंसिपल के पास गई तो वो बहुत अच्छे व्यवहार की थी। मैंने उन्हें उस चौकीदार के बारे में बताया कि आपको उस चौकीदार को गेट पर रखने का क्या फ़ायदा है, जब वो किसी को बिना जांच पड़ताल करे, बिना जाने अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। प्रिंसिपल ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, इसकी काफ़ी शिकायत आ रही है। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने तुम्हें रखा है और उसे निकाल दिया। पुनीत मुस्कुराकर बोला, वैसे फिर तो आपसे डरना चाहिए। वो लड़की उलझन में पूछने लगी, क्यों? तो पुनीत बोला कि आपकी प्रिंसिपल सुनती है और आप कहीं मुझ गरीब को भी नौकरी से ना निकलवा देना। वो मुस्कुराकर बोली, फिक्र नहीं करो तुम, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसलिए तुम बच गए। फिर पुनीत उसे रोक के अंदर प्रिंसिपल से उसे अंदर आने की इजाज़त लेने गया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने आज मिस नंदिनी को बुलाया था, उनका नाम पूछकर उन्हें अंदर भेज दो। वो दिल में सोचने लगा, इनकी तरह इनका नाम भी खूबसूरत है। वो वापस गेट पर गया और मुस्कुराकर पूछने लगा, आप मुझे अपना नाम बता दें, आपका नाम वही हुआ जो प्रिंसिपल मैडम ने बताया है तो मैं आपको अंदर आने दूंगा। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम नंदिनी है। पुनीत ने कहा, अच्छा जी, चली जाइए आप, आपका नाम ही बताया है उन्होंने। वो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। उन्होंने नंदिनी को अपने स्कूल में टीचर की जॉब देने के लिए बुलाया था, इसलिए वो आज उनसे मिलने आई थी।
नंदिनी ने ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल के सामने पुनीत की बहुत तारीफ की, तो उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, सच में एक पुनीत ईमानदार और मेहनती इंसान है। क्योंकि एक बार छुट्टी के समय मेरा पर्स स्कूल में रह गया था, तो उसने मुझे उसी समय फ़ोन करके बता दिया, और मेरे पर्स में काफ़ी रकम थी। उस दिन मैंने वो रकम किसी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए निकलवा कर लाई थी। उसने मुझे वो पर्स वैसे ही लाकर दे दिया। कोई और होता तो पर्स के बारे में मुझे बताता तक नहीं। नंदिनी भी पुनीत की इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई। इन्हीं बातों बातों में प्रिंसिपल और नंदिनी खूब घुल मिल गई थी। उन्होंने नंदिनी के डॉक्यूमेंट्स देखे, जो जॉब पर रखने के लिए बिल्कुल ठीक थे, इसलिए उन्होंने उसे टीचर की नौकरी पर रख लिया। नंदिनी ने अगले दिन से ही स्कूल ज्वाइन कर लिया और अपना काम अच्छे से करने लगी। इसी बीच प्रिंसिपल और नंदिनी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी स्टाफ के टीचर्स उससे जलने लगी थी। कुछ ही दिनों में नंदिनी ने प्रिंसिपल का दिल जीत लिया था, क्योंकि वो अपना काम बहुत मेहनत और अच्छे से करती थी। और वो एक दिन घर से प्रिंसिपल के लिए अपने हाथों से बनाकर खीर लाई थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। वो खीर खाने के बाद अब वो उसे अपनी इच्छा से खीर बनवाने लगी थी, और कभी उन्हें ज़रूरत होती या उनके घर में कोई मेहमान आ जाते, तो नंदिनी उनके घर पर जाकर भी उनकी मदद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से वो उससे बहुत खुश रहती थी। नंदिनी को पुनीत की जिंदगी पर भी बहुत तरस आता था, जो अपनी जिंदगी बहुत मेहनत और मुश्किल से काट रहा था। उसकी आदत बहुत सादी सी थी। उसे जो खाने के लिए मिलता था वो खा लेता था। बैठने के लिए जो जगह मिलती थी वहीं पर बैठ जाता था। उसके पास एक सस्ता सा नोकिया मोबाइल था, जिसमें आवाज़ भी कट कट कर आती थी। उसके मोबाइल की हालत देखकर प्रिंसिपल ने उसे पुराना एक टच का मोबाइल देने के लिए सोचा, और अपने घर में एक फालतू रखा हुआ फ़ोन स्कूल में लाई। पुनीत को ऑफिस में बुलाकर उन्होंने उससे कहा, ये मोबाइल तुम रख लो, तुम अकेले बोर होते होगे, मैं इसमें बैलेंस भी डलवा दूंगी, तुम इससे अपना दिल बहला लेना। पर उसने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसे कोई शौक था। स्कूल में नौकरी करने वाले क्लार्क वगैरह पुनीत से जलने लगे। वो सोचते थे कि हम में से तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो प्रिंसिपल से फालतू बात भी कर सके। एक पुनीत और नंदिनी है, जो प्रिंसिपल से उनके घर पर भी मिलते हैं, उनके घर के कामों में भी मदद करते रहते हैं। स्कूल के क्लार्क पुनीत को रोक रोक कर कहते थे, पुनीत हमें भी बता दो, प्रिंसिपल को क्या घोल कर पिलाया है? तुम तो उनसे बड़ी हंस हंस कर बातें करते हो। मगर पुनीत किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, और ना किसी से दोस्ती करता था। अपने काम से काम रखता था, और उन सब में दोस्त बनने के कोई लायक भी नहीं था। सब सामने अच्छे बनते थे और पीठ पीछे पुनीत की झूठी झूठी प्रिंसिपल से बुराइयां करते थे। लेकिन प्रिंसिपल उन्हें डांट देती थी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये सब पुनीत से जलते हैं, और जलन में ये सब झूठ बोलते हैं। इसी वजह से वो किसी की बात पर यकीन नहीं करती थी। सब चुपके चुपके बातें बनाते रहते थे, और उस पर बातें भी मारते रहते थे। कुछ लोग तो उसे नंदिनी का दीवाना भी कहने लगे थे, पर वो उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दिया करता था। नंदिनी पर भी क्लास की टीचर भी ताने मारती रहती थी, पर वो जवाब में उनसे बहुत नरमी और बहुत प्यार से बात करती थी। कुछ अच्छी टीचर उसके व्यवहार को देखकर उसकी दोस्त बन गई थी, और बहुत सारी उससे किलसने लगी थी। आज प्रिंसिपल के घर में उनके बेटे की शादी की तैयारी शुरू हो रही थी, और इस काम के लिए उन्होंने छुट्टी के बाद अपने घर पर पुनीत को बुलाना शुरू कर दिया। और यही बात प्रिंसिपल ने नंदिनी से भी कही थी, पर उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी और उसे घर जाकर उन्हें खाना देना होता था। नंदिनी ने छुट्टी के समय नरमी से कहना शुरू कर दिया था कि पुनीत तुम चले जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल के घर भी जाना है। मेरे पास कुछ काम है, मैं वो करके स्कूल को लॉक कर दूंगी और चली जाऊंगी। वो उसकी बात आसानी से मान गया और चला गया, और वो रोज़ ही उसे पहले भेज देती थी। नंदिनी ने इस बात को बताने के लिए प्रिंसिपल को मना कर रखा था। उसका कहना था कि वो वैसे ही परेशान हो जाएंगी। मैं बस अपना काम खत्म करने के बाद स्कूल बंद करके चली जाऊंगी, तुम बस प्रिंसिपल को नहीं बताना। उसने उसकी बात आसानी से मान ली, और फिर उसने स्कूल की चाबी उसे दे दी और प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया। उसकी इस बात से नंदिनी बहुत खुश थी, और पुनीत से बहुत नमी और प्यार से बात करती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया, और एक दिन छुट्टी के थोड़ी देर पहले ही नंदिनी को उसके पिता की कॉल आई। उन्होंने बताया कि उसकी माँ को चक्कर आ गए, और वो चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें बहुत मुश्किल से होश में लाकर अस्पताल लेकर आए हैं, क्योंकि गिरने की वजह से उसकी माँ का सर किसी चीज़ से टकरा गया, और उनके सर से खून बहने लगा। वो उन्हें बहुत मुश्किल में अस्पताल लेकर आए हैं।
उनके बोतलें चढ़ रही हैं। ये सब सुनकर नंदिनी रोने लगी तो प्रिंसिपल ने नंदिनी को तसल्ली दी और पुनीत को अपनी गाड़ी देते हुए कहा कि वो उसे इसमें बिठाकर अस्पताल ले जाए और साथ में कुछ पैसे पुनीत को दिए और कहा तुम ये पैसे रख लो, मैं नंदिनी को दूंगी तो वो नहीं लेगी, तुम वहां जाकर उसकी माँ की दवाइयाँ वगैरह का भी बिल भर देना। पुनीत ने पैसे लिए और जल्दी से नंदिनी को गाड़ी में बिठाया। वो पीछे बैठ गई और रोती रही। पुनीत उसे तसल्ली देता रहा। उसकी बातों से नंदिनी को काफी तसल्ली मिली। जब वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो पुनीत ने गाड़ी पार्क में लगाई और अस्पताल के अंदर चले गए। वो एक सरकारी अस्पताल था। वहां पर बहुत भीड़ थी। वो नंदिनी की माँ का कमरा ढूंढने लगा। अस्पताल बहुत बड़ा था। ऐसे एक कमरा ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए नंदिनी ने अपने पिता को कॉल की तो उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट बताया। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उसकी माँ के बोतलें चल रही थी। नंदिनी के पहुंचते ही उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तो वो तड़प के झुकी और माँ के गले लग गई और प्यार करने लगी। पुनीत ने उसके पापा से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। नंदिनी के पिता बहुत खुश मिजाजी से पुनीत का जवाब दिया क्योंकि नंदिनी पुनीत और प्रिंसिपल का घर पर आजकल जिक्र करती रहती थी। पुनीत नंदिनी के पिता को बाहर ले गया और प्रिंसिपल की दी हुई रकम उन्हें दे दी। उन्होंने लेने से मना करा पर पुनीत ने जबरदस्ती उन्हें वो रकम दे दी और उसने कहा अगर आप नहीं लेंगे तो फिर प्रिंसिपल बुरा मान जाएंगी। उन्होंने इतना किया है आपके लिए तो यह आपको ले लेने चाहिए। नंदिनी के पिता ने उसके हाथ में से पैसे लिए और उससे कहा मेरी प्रिंसिपल से बात करा दो। उसने उन्हें कॉल मिलाकर फोन नंदिनी के पिता के हाथ में दे दिया। उन्होंने प्रिंसिपल का शुक्रिया किया और वो जवाब में नंदिनी की तारीफ करने लगी। नंदिनी के पिता अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुशी महसूस करने लगे। जब तक नंदिनी की माँ ठीक नहीं हुई और उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर दिया गया, पुनीत उनके साथ में ही रहा और फिर डिस्चार्ज होने के बाद प्रिंसिपल की गाड़ी में ही उनके घर पर छोड़ने गया और जब उन्हें छोड़कर घर से जाने लगा तो नंदिनी बोली रुको पुनीत, चाय पीकर जाना क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है। नंदिनी के पिता ने भी उसे रोकना चाहा। वो माफी मांगते हुए बोला चाय मेरी आपकी तरफ उधार रही, फिर किसी दिन आकर पी लूंगा। मैं संडे वाले दिन आ जाऊंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल की गाड़ी लेकर आया हूँ। अपनी तरफ से आऊंगा तो कोई बात नहीं है, कितनी भी देर सवेर हो जाए, पर अब मेरे पास उनकी गाड़ी है तो एक जिम्मेदारी है, मैं नहीं रुक सकता। नंदिनी के घर वालों ने ये बात समझी और बोले चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम संडे आना और हमारे साथ खाना खाकर जाना। पुनीत ने बोला जी मैं चाय पीकर जाऊंगा, खाने के लिए आप परेशान नहीं होना। नंदिनी ने कहा ठीक है, पर उसके पिता बोले नहीं बेटा, तुम्हें खाने पर आना है, जो हम खाते हैं वही पकाएंगे। हम गरीब लोग हैं, ज्यादा तामशाम नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक धोबी की दुकान पर कपड़े धोता हूँ। मेरा घर भी किराए का है। मेरी इकलौती बेटी है, इसको पढ़ाने का बहुत शौक था। इन्हीं पैसों से इसकी पढ़ाई चल रही है और इसने एमए कर लिया। इसे प्रिंसिपल एक मॉल में मिली थी और ये वहाँ खड़ी हुई अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी और जॉब के बारे में पूछ रही थी। प्रिंसिपल इसके पास खड़ी तो उन्होंने इसकी बात सुन ली। उन्होंने अपना एक नया प्राइवेट स्कूल खोला था जिसके लिए उन्हें टीचर की ज़रूरत थी। तो उस समय प्रिंसिपल ने इससे बातचीत की और उसे एड्रेस बताया। वही खड़े खड़े इसकी जॉब का बंदोबस्त हो गया। ये बहुत खुश हो गई थी। उनका भी नया स्कूल है तो वो तनख्वाह कम देती है, लेकिन हम लोग इसी में ही खुश हैं। कम ही सही लेकिन कुछ तो आ रहा है। लेकिन उन्होंने वादा किया है स्कूल अच्छा चलने लगेगा तो वो तनख्वाह बढ़ा देंगी। इन्हीं बातों बातों में नंदिनी अपने किचन के एक पुराने कप में पुनीत के लिए चाय लेकर आ गई और उसे देने लगी। उसके पिता बोले बेटा पियो। वो चाय को देखकर मुस्कुराया और जल्दी से चाय का कप उठाकर चाय पीने लगा। इतने में प्रिंसिपल की कॉल आ गई और वो नंदिनी की माँ का हालचाल पूछने लगी तो पुनीत ने फोन नंदिनी को दे दिया। प्रिंसिपल ने नंदिनी से बात की। बात करने के बाद जब उसने फोन पुनीत को वापस दिया तो वो जल्दी से उठा खड़ा हुआ और जाने लगा। नंदिनी के पिता ने बोला पुनीत बेटा चाय तो पूरी पीते जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं अंकल, मैं फिर कभी आऊँगा। मैडम की कॉल भी आ गई है, मुझे जाना होगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं संडे ज़रूर आऊँगा। पुनीत ने उसकी माँ का हालचाल पूछा तो उन्होंने बस हाँ हूँ में जवाब दिया, ज़्यादा ठीक से बात नहीं की। जबकि नंदिनी के पिता ने उसे बहुत अच्छे से बात की थी। वो वहाँ से निकलकर जल्दी से स्कूल पहुँचा और प्रिंसिपल को उनकी गाड़ी दे दी। प्रिंसिपल ने नंदिनी को पूरे हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। उनका कहना था कि माता पिता बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी देखभाल करो, और उन्होंने नंदिनी की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। पुनीत का दिल नंदिनी के बिना नहीं लगता था। उसके ना आने पर वो उदास उदास सा रहने लगा था
उसकी उदासी से प्रिंसिपल को भी अंदाजा हो गया था कि पुनीत नंदिनी को पसंद करने लगा है। बल्कि पूरे स्कूल के स्टाफ को पुनीत के मजनूपन का अंदाजा हो चुका था। वो उसकी दीवानों की तरह परवाह करता था, पर नंदिनी पुनीत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे कभी कभी पुनीत की तरफ से शक लगने लगा था कि जैसे वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है, मगर वो अपना वहम समझ के उस बात को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। पुनीत के घर से जाने के बाद नंदिनी की माँ ने उसके पिता से लड़ना शुरू कर दिया कि उनका कहना था कि एक चौकीदार को इतना सर पर चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। चलो इस बात को भी छोड़ो, लेकिन उसे खाने पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो एक चौकीदार है और तुम उसे ऐसी इज्जत दे रहे थे जैसे वो किसी सेठ का बेटा हो। उसके पिता गुस्से से कहने लगे, तुम तो उसके बारे में ऐसी ही बातें कर रही हो जैसे खुद किसी सेठ की पत्नी हो। अरे वो हमारे जैसा ही है और कितना अच्छा इंसान है। उसने हमारी कितनी मदद की। पूरी ईमानदारी से उसने प्रिंसिपल के पैसे मुझे दिए हैं। नंदिनी की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, उसने कौन सी अपनी जेब से मदद की है? अरे वो प्रिंसिपल का नौकर है। उन्होंने उसे रकम दी तो वो देने आ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तुम उसकी दावत करने पर तुले हो। तुम्हारी बेटी तो उसकी चाय के लिए नए बर्तन और बिस्किट वगैरह निकाल रही थी। वो तो मैंने गुस्से से उससे कहा कि ज़्यादा इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घर में बर्तन है जिसमें हम लोग पीते हैं, वही बर्तन में उसे दो। अगर तुम लोगों को इज्जत देनी है तो प्रिंसिपल को दो, जिन्होंने हमारा इतना भला किया है। ऐसे लोगों का हमें क्या फ़ायदा? नंदिनी के पिता ने कहा, वो एक अमीर औरत है, शुक्र करो कि वो हम जैसे लोगों से बात भी कर लेती है। और पुनीत में क्या बुराई है? तुम्हें पता है प्रिंसिपल मैडम उसकी तारीफ करते नहीं थकती। तुम तो बेवजह उसके पीछे ही पड़ गई हो। नंदिनी की माँ एक बहुत तेज तर्रार औरत थी। वो पुनीत की नंदिनी में दिलचस्पी देख चुकी थी। नंदिनी के रिश्ते आ रहे थे, मगर उनके जैसे ही लोगों के थे। मगर उसकी माँ को अमीर घराने का रिश्ता चाहिए था। ऐसे ही दिन बीतते गए। संडे का दिन करीब आ गया। नंदिनी के पिता ने अपनी पत्नी के गुस्से की बिना परवाह करे पुनीत को और प्रिंसिपल को दावत दे दी। प्रिंसिपल मैडम बहुत खुशी से आने के लिए मान गई और उन्होंने कहा कि मैं पुनीत के साथ आ जाऊंगी। उनके अंदर अमीर गरीब वाला घमंड नहीं था। वो गरीब हो या अमीर, सबको एक समान मानती थी। जब नंदिनी को पता चला कि पुनीत के साथ प्रिंसिपल भी साथ में आ रही हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। अगले दिन उनकी दावत थी, तो उसकी माँ उसके साथ मिलकर उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। नंदिनी की माँ वैसे तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन जब उसका मूड ना हो तो वो खाना बनाने के लिए साफ मना कर देती थी। लेकिन आज तो प्रिंसिपल मैडम आ रही थी, इसीलिए उन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम के समय जब पुनीत प्रिंसिपल के साथ नंदिनी के घर पर आया, तो वही गिने चुने 3-4 जोड़ी कपड़े जो काफी घिसे हुए थे, उनमें से एक ही प्रेस करके पहन के आ गया। प्रिंसिपल ने उसे एक नया सूट देने के लिए कहा, तो उसने साफ मना कर दिया। उसके जूते भी वही पुराने घिसे हुए थे, पर वो इसी हालत में खुशी खुशी प्रिंसिपल की गाड़ी में उन्हें बिठाकर नंदिनी के घर पर ले आया। नंदिनी की माँ प्रिंसिपल को सराखों पर बिठा रही थी और पुनीत से तो वो बोल भी नहीं रही थी। दूसरी तरफ नंदिनी के पिता उसे बहुत इज्जत दे रहे थे और उससे सब बातें कर रहे थे। उसे ऐसा नहीं लगने दे रहे थे जैसे वो अकेला है। वो शर्म की वजह से खा पी भी नहीं रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती खिला रहे थे। उस दिन पुनीत का तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने दिनों से नंदिनी से नहीं मिला था और आज उसे देखकर काफी खुश और पूरे जोश में लग रहा था। प्रिंसिपल ने बहुत शौक से खाना खाया और कुछ तो वो अपने लिए पैक कर कर अपने साथ ले गई। उन्हें खाना इतना पसंद आया था। जब वो आई थी तो वो सबके लिए आधी बेकरी उठा ले आई थी। नंदिनी की माँ उन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उनको प्रिंसिपल मैडम ने बहुत नकद पैसे भी मुट्ठी में पकड़ा दिए थे। उन दोनों के जाने के बाद नंदिनी की माँ पुनीत की बुराई कर रही थी कि खाना मैंने प्रिंसिपल के लिए बनाया था, ना कि उस पुनीत के लिए। भला ऐसे लोगों की कौन दावत करता है? नंदिनी के पिता बोले, तुम तो जहाँ पैसे देखती हो उसे सर पर बिठा लेती हो। तुम इंसानों की पहचान सीखो। वो तो शुक्र है कि प्रिंसिपल बहुत अच्छी है और इज्जतदार औरत है, वरना सारे अमीर एक जैसे नहीं होते हैं। नंदिनी की माँ की तबीयत में अब सुधार आने लगा और वो अब घर का कामकाज भी खुद करने लगी थी। इसीलिए नंदिनी ने मंडे से दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया और पहले की तरह दोबारा पुनीत को छुट्टी से पहले ही घर भेजने लगी थी। और पुनीत भी उसकी बात आसानी से सुनकर प्रिंसिपल के घर पर पहुंच जाता था, क्योंकि आजकल प्रिंसिपल के घर में शादी के लिए पेंट हो रहा था, तो इस काम में निगरानी के लिए उन्होंने पुनीत को दे रखी थी। पुनीत को नंदिनी की तरफ से फिक्र होती रहती थी कि जब वो उसे जल्दी जाने का बोल देती है और खुद लेट जाती है। पुनीत को ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। वो इस बात से बहुत परेशान हो रहा था।
उसके मन में एक ही सवाल था कि वो इतनी लेट रुककर कौन सा काम करती है। एक दिन उसने प्रिंसिपल से बहाना करके चुपके से दोबारा स्कूल में आ गया और नंदिनी को देखने लगा। वो उसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में दिखी तो वो उस पर नजर रखने लगा। वो क्लास में कुर्सी ठीक कर रहा था और बहाने से नंदिनी को देख रहा था। जब उसने देखा कि नंदिनी कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रही है, ये देखते ही वो हैरान हो गया। वो फौरन गुस्से से नंदिनी के पास गया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है। वो उसे देखकर हैरत से घबरा गई और पुनीत से पूछने लगी, तुम यहाँ क्यों आए। वो बोला, तुम्हारा कारनामा देखने के लिए। नंदिनी ने मौका देखते ही डांस सीखने वाली लड़कियों से कहा, वो अब छुट्टी कर लें। उसके कहने पर वो सब चली गई। उन लोगों के जाने के बाद नंदिनी ने पुनीत को समझाने की कोशिश की, देखो, तुम मेरे हालात के बारे में समझो। मैंने एक बार बच्ची को स्कूल के ड्रामा के लिए डांस सिखाया था, तो वो मेरे डांस से बहुत खुश हुई और स्कूल में फर्स्ट भी आई थी। और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे प्लीज़ पूरा डांस सिखा दें और मैं आपको इसकी फीस भी दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उससे कहा कि वहाँ डांस सीखने के लिए और भी लड़कियों को इकट्ठा करें। तुम तो सब जानते हो कि मेरे घर के कैसे हालात हैं, इसलिए मैंने उस लड़की को डांस सिखाना शुरू कर दिया। मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं प्रिंसिपल और तुम्हारी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए स्कूल में डांस सिखाने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताना, वरना मुझसे उनका भरोसा उठ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी और सबको डांस सिखाना भी बंद कर दूँगी। पुनीत ने एक लंबा सांस खींचा और कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हारा राज राज ही रख सकता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ शादी कर लो। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे प्यार का जुनून है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर नंदिनी गुस्से में आ गई और कहने लगी, जाओ प्रिंसिपल को जाकर बता दो। तुम रुको, मैं उन्हें फ़ोन करके अभी सारी सच्चाई बता देती हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगी। इतनी सी बात छुपाने के चक्कर में तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहे हो। तुम अपनी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में अंतर तो देखो। तुमने तो 12वीं पास भी नहीं कर रखी और मैंने एमए कर रखा है। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे एक न एक दिन बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं अपने ही जैसे एक पढ़े लिखे लड़के से शादी कर लूँगी। तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो और अपनी ही जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो। मेरी बात मानो, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए कुछ नहीं कहूँगी। सपने देखना हर किसी का हक है और वो देख सकता है, मगर सपने भी अपने साथ के लोगों के साथ देखना चाहिए, जो आसानी से पूरे हो जाएं। पुनीत पूरे यकीन से बोला, मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो मेरा सपना ज़रूर पूरा करेगा। नंदिनी गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। तुम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। ये कहकर उसने प्रिंसिपल को कॉल कर दी। रोते रोते सारी बात प्रिंसिपल को बता दी और पुनीत की शादी करने वाली बात भी उन्हें बता दी। प्रिंसिपल ने ये सब सुनकर एक लंबी सांस ली और उससे कहा, तुम इतनी परेशान नहीं हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम टेंशन ले रही हो। हाँ, तुमने छोटा मोटा जुर्म तो किया है और तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी, लेकिन ये सज़ा मैं बाद में दूंगी। उसने प्रिंसिपल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कॉल कट कर दी। इसके बाद वो अपने घर पर आ गई। उसके चेहरे से उसकी परेशानी साफ दिख रही थी। उसकी माँ उसकी शादी एक अमीर आदमी से करना चाहती थी। उनका कहना था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, तो वो किसी अमीर आदमी की पत्नी बनने के लायक है। वो नंदिनी से कहती थी कि तुम अमीर अमीर लोगों को अपने दोस्त बनाओ, शायद तुम उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त वगैरह को पसंद आ जाओ, तो तुम्हारी शादी अमीर घराने में हो जाएगी और तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। इतनी माँ के कहने पर उसने अमीर अमीर दोस्तें बनाना शुरू कर दी और उन लोगों के घरों पर कोई भी फंक्शन होता, वो कभी भी फंक्शन में जाना नहीं छोड़ती थी। नंदिनी के पिता एक धोबी की दुकान पर नौकरी करते थे और उनके दुकान का मालिक उसके पिता को कपड़े घर पर धोने के लिए दे दिया करता था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े बहुत पैसों में फ़ायदा हो जाता था। और नंदिनी की माँ को कभी किसी फंक्शन में जाना होता, तो वो धोने के लिए जो कपड़े आते थे, उसमें से कपड़े इस्तेमाल कर लेती थी और अपनी झूठी इज्जत बनाती रहती थी और ज़बरदस्ती नंदिनी को भी ऐसा करने पर मजबूर करती थी, ताकि वो अमीर दिख सके। नंदिनी को ये झूठी इज्जत बनानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन सब से वो खुश नहीं होती थी। उसकी माँ गुस्से वाली थी, इसलिए मजबूरन नंदिनी को वो कपड़े पहनने पड़ते थे। उसकी माँ के हजार कोशिशों के बाद भी नंदिनी की किस्मत नहीं खुली थी। उसे किसी भी दोस्त के रिश्तेदार ने नहीं पसंद किया और उसके साथ की सहेलियों को भी बहुत अमीर अमीर रिश्ते मिल गए थे और वो वहीं आस लगाए बैठी रह जाती थी। उसकी किसी दोस्त ने भी नंदिनी को अपनी भाभी नहीं बनाया,
जिससे उसको बहुत बुरा लगता था। अपनी दोस्त के फंक्शन में से आकर नंदिनी ने माँ को साफ मना कर दिया, वो अब ऐसा कभी नहीं करेगी। तो उसकी माँ भी मजबूरन मान गई और नंदिनी के लिए रिश्ते वाली को लगा लिया और उससे कहा, कोई बहुत अमीर रिश्ता बताओ, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर रिश्ते वाली ने उनके रिश्ते के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उनके घर का माहौल और गरीबी को देखकर उनके यहाँ कोई अमीर रिश्ता लाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए कोई अमीर उम्रदार आदमी से भी रिश्ता करने के लिए भी तैयार हो गई थी, मगर उसे वो भी नहीं मिला। उधर पुनीत ने नंदिनी के पिता से अपनी और उसकी शादी के लिए बात कर ली। पुनीत को उसके पिता ने जवाब दिया कि घर पर मिलो फिर बात करते हैं। तो वो बात करने के लिए उसके घर पर चला गया। घर पर मिलने के बाद उन दोनों में कुछ ऐसी बात हुई, उसके पिता उसे रिश्ता देने के लिए फौरन राजी हो गए। उसके पिता की ये बात सुनकर उसकी माँ ने बहुत हंगामा किया, लेकिन उनका हंगामा मचाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की एक भी बात न सुनी और मंदिर में बहुत शादी-शुदा शादी करने के लिए तैयार हो गई। नंदिनी भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने भी अपनी माँ की तरफ इस रिश्ते पर हंगामा करा, पर उसके पिता ने उसे बुढ़ापे का वास्ता देते हुए नंदिनी से कहा कि बेटी, तेरी माँ तेरे अच्छे रिश्ते के लिए कितने समय से अमीर रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी, पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका। हाँ, मानता हूँ पुनीत गरीब जरूर है, पर उसने मुझसे वादा करा है कि वो अच्छी नौकरी करने की पूरी कोशिश करेगा और हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कि जिससे उसका और हमारा दोनों को फायदा है। मुझसे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो तुम्हें बहुत अच्छा रखेगा और किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देगा। नंदिनी को उसके पिता ने जब समझाया कि इस रिश्ते को ही अब अपना समझ लो, अगर कभी हमें कुछ हो जाता है तो तुम कहाँ पर जाओगी? कौन सा पढ़ा लिखा लड़का तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अपने साथ शादी करके ले जाएगा? नंदिनी अपने पिता के समझाने पर मान गई। तो फिर उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनके लिए नंदिनी ही एक सहारा थी जो रिश्ते से इनकार कर सकती है, पर वो भी अपने पिता की साइड हो गई। नंदिनी इसलिए इस पर मानी थी क्योंकि वो अपने पिता की परेशानियों को और नहीं बढ़ा सकती थी। पुनीत से कम उसके पिता को तो फायदा मिलेगा, कम से कम बेहतर रहेंगे। वो माँ और पिताजी का सहारा तो बनेगा, इसीलिए वो इस शादी के लिए राजी हुई थी। फिर उसकी माँ को नंदिनी के पिता ने गुस्सा दिखाया, तो वो ऊपर के दिल के साथ मान तो गई, पर उन्होंने पुनीत को एक नज़र नहीं देखा, ना ही उसे कोई इम्पोर्टेंस दी और ना उसे कभी उस घर का दामाद होने का दर्जा दिया। पुनीत और नंदिनी की शादी एक पास के मंदिर में करा दी गई। उसकी सास उसे बात बात पर मारती और जल्लीकट्टी सुनाती रहती थी, पर वो जवाब में कुछ नहीं बोलता था और बस उनकी बात पर हंसता रहता था। उसे उसकी माँ की बातों से बिल्कुल असर नहीं पड़ता था। वो नंदिनी को पाकर बहुत खुश और खिलखिला रहा था। उसने नंदिनी से कहा कि वो गरीबी की वजह से उसे अच्छा कीमती जोड़ा नहीं दिला सकता, पर किराए वाला दिला सकता है। नंदिनी ने कहा कि मुझे किराए वाले कीमती जोड़ा भी नहीं चाहिए, मैं उससे ज़्यादा अपने सस्ते जोड़े में ज़्यादा खुशी महसूस करूंगी। प्रिंसिपल मैडम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गई और उन दोनों को साथ रहने का आशीर्वाद दिया और वो नंदिनी के पास बैठकर बड़ी जज्बाती अंदाज में नरमी आवाज में बोली, नंदिनी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और पुनीत की पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क है, पर यकीन मानो कि सिवाय उसके अंदर पढ़ाई की कमी के अलावा उसमें हर एक खासियत मौजूद है। पर उन्हें उस पर पूरा यकीन है कि जो तुमने अपने पिता की खुशी के आगे सर झुकाया है, देखना तुम कितनी खुश रहोगी। कभी तुम्हें अपनी इस बात पर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि पुनीत तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर पुनीत और नंदिनी की शादी मंदिर में हुई और प्रिंसिपल मैडम भी उनकी शादी में बहुत खुशी से शामिल हुई। उन्होंने नंदिनी और पुनीत को शादी का तोहफा देना चाहा, तो पुनीत ने माफी के साथ इनकार करते हुए कहा कि वो इस खास मौके पर अपने ही खुद के कपड़े पहनना चाहता है। तो इस पर प्रिंसिपल मैडम ने जवाब दिया कि ठीक है। पुनीत ने एक सस्ता जोड़ा खरीदा और नंदिनी और उसके पिता ने भी उसके लिए जोड़ा खरीद लिया। उसके पिता पुनीत की खुददारी से बहुत खुश थे और वो सब रिश्तेदारों से खुशी में ये कह रहे थे कि मुझे एक बेटी देकर एक बेटा मिल गया है। पुनीत काम से आकर सबसे पहले नंदिनी के पिता से आकर मिलता और कुछ देर बैठकर उनसे बातें करता था और उनके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करता था, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे और काम पर भी नहीं जा सकते थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब पुनीत और नंदिनी पर आ गई। वो दोनों मिलकर अब घर का खर्च कर रहे थे। पुनीत पहले की तरह अब भी चौकीदारी की नौकरी कर रहा था। उसकी शादी को हुए हुए 1 महीना होने वाला था। 1 महीने बाद पुनीत की प्रिंसिपल मैडम ने तनख्वाह डबल कर दी, तो पुनीत ने प्रिंसिपल से मना करा कि आप अपना नुकसान नहीं करें। तो वो खुश होकर बोली, मैंने तुम्हारी जॉब बदल दी है, तुम अब ऑफिस में हिसाब किताब का काम देखोगे।
मुझे तुम पर इतनी तो उम्मीद है कि तुम ये काम आराम से कर लोगे। आखिर तुमने 12वीं तो पास कर रखी है। अगर किसी चीज़ में तुम्हें परेशानी हो तो अपनी पत्नी नंदिनी से पूछ लिया करना। वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो खुश होकर शुक्रिया करने लगा और घर जाकर सारी तनख्वाह अपने ससुर के हाथ पर रख दी और बोला कि अब आप ही मेरे पिता हैं, सगे ना सही, आपने मुझे बेटा माना है। वो बहुत इनकार करते रहे कि वो ये पैसे नहीं ले सकते, तुम दोनों पति पत्नी ही रखो। पर नंदिनी बोली, पुनीत ने जब एक बेटे की तरह आपको माता पिता की तरह इज्जत दी, तो फिर आप अपना बड़प्पन दिखाकर इनकार मत करिए, वरना उसका दिल टूट जाएगा। नंदिनी के पिता ने वो पैसे लेकर घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। नंदिनी की माँ हर समय पुनीत से मुंह बनाकर रहती थी। उनका कहना था कि हमारी इतनी प्यारी बेटी थी, पर इस अनपढ़ गंवार पुनीत के हवाले करके उसे तबाह कर दिया है। अभी तक नंदिनी की माँ पुनीत को नफरत और बेइज्जती की नजरों से देखती रहती थी। वो यही कहती थी कि मेरी बेटी को तूने अपने जाल में फंसा लिया, वरना मेरी बेटी तो महलों में रहने के काबिल थी। उसके पिता ने उसकी शादी करने में जल्दी कर दी, वरना ये कभी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी। पुनीत उनकी बात सुनकर उनसे जवाब में कुछ नहीं कहता था और खामोश रहता था। इतना करने के बाद भी उसकी सास उससे खुश नहीं रहती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया और पुनीत ने किस्तों पर बाइक खरीद ली थी और फिर दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। नंदिनी की सहेलियां हैरत से नंदिनी से कहती थी कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और एक अनपढ़ चौकीदार से शादी कर ली है, तो वो उन्हें जवाब देती थी कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। जब संडे का दिन था, पुनीत और नंदिनी हर संडे को घूमने जाते थे। अभी वो जाने की तैयारी ही कर रहे थे, तो अचानक से पुनीत को फोन आया कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। वो ये सुनकर तड़प गया और परेशानी से बोला कि नंदिनी, जल्दी चलो, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। उनके पीछे नंदिनी के पिता भी ऑटो रिक्शा में बैठकर चल पड़े। जब पुनीत ने बहुत बड़े घर के सामने ऑटो रिक्शा रुकाई और उतर के नंदिनी को इशारा किया कि अंदर आए, उसके पिता भी पीछे आ गए। पुनीत जब अंदर गया तो दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। दोनों उठकर उससे एकदम मिले और नंदिनी को देखकर हैरान हो गए। पुनीत ने बताया कि ये उनकी बहू है नंदिनी, और उसके पिता हैरत से पुनीत को ही देख रहे थे। पुनीत उनसे जाकर मिला और उन्हें नंदिनी और उसके रिश्ते के बारे में बताया। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों से एक दूसरे को कुछ कहा। फिर आगे बढ़कर नंदिनी को पुनीत की माँ ने गले से लगाकर कहा, अरे हमारी बहू तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नंदिनी शर्माई। उन्होंने नंदिनी के पिता को भी इज्जत से बिठाकर बताया कि पुनीत एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और उनका इकलौता बेटा है। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इसके पिता और मुझ में हमेशा लड़ाई रहती थी। हमारी लड़ाई बढ़ती गई और वो मुझसे रूठकर घर से बाहर दूसरे शहर चले गए थे। पुनीत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो उसे नज़रअंदाज करके चले गए। पुनीत इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। फिर उसकी माँ ने भी पति को पैगाम भिजवाया कि वो उसके घर को छोड़कर जा रही है। पुनीत उन्हें भी रोकता रहा, पर वो नहीं रुकी। घर में पुराने वफादार नौकर थे। पुनीत ने बहुत बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करी और धमकी दी कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वो बोले, तुम अमीर पिता की औलाद हो, पर तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुनीत ने कहा कि मैं आपकी इकलौती औलाद ज़रूर हूँ, मेरे लिए एक दूसरे के साथ दोस्ताना चाहिए। पर दोनों में से किसी को भी पुनीत की बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, पर वो दोनों अकड़ में रहते थे और गुस्से में पुनीत ने उनकी दौलत को ठुकरा दिया। कहा कि उसे उनकी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस सुकून चाहिए। इस वजह से वो रूठकर चला गया। सबके जाने के बाद पुनीत घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने मैट्रिक की डिग्री उठाई और पर्स में जो भी पैसे मौजूद थे उसे लेकर घर छोड़कर आ गया और आकर प्रिंसिपल मैडम के स्कूल में चौकीदारी की नौकरी मांग ली और उन्होंने उसको नौकरी दे दी। इस तरह पुनीत गरीब बनकर नौकरी करता रहा और नंदिनी से शादी कर ली। जब पिता ने सुना कि वो घर छोड़कर चला गया है, तब वो बहुत तड़प उठे और उसे ढूंढने लगे। बेटे की वजह से दोनों पति पत्नी में आपस में दोस्ती हो गई। उसकी माँ ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया तो वो भागा हुआ आया, वरना वो पहले उसे बहुत मना चुके थे और वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्होंने देखा कि वो नंदिनी का दीवाना बना हुआ है, तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और दोबारा से आपस में कभी नहीं लड़ने का वादा कर लिया। पुनीत रोते हुए बोला, क्या फ़ायदा लड़ने और आपस में रहने का। मेरा सारा बचपन तो आप लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से इतना दुख से गुजरा है। ना माँ हार मानती थी और ना ही पिता। दोनों में से किसी एक को भी अपने इकलौते बेटे का ख्याल ही नहीं आया कि वो कितना अकेला और तन्हा है। जब आप लोगों की गरजदार आवाज़ घर में गूंजती थी
तो मेरा नन्हा सा दिल कितना डर जाता था और मैं सारी रात डर की वजह से रोते हुए गुजार देता था। आप लोग समझते थे कि दौलत के नशे में दबकर मैं अपनी सारी खुशियाँ ले लूँगा, पर जो खुशी और सुकून मुझे गरीबी में मिला है, वो सारी ज़िंदगी मिल ही नहीं सकता। जिस सच्ची खुशी और प्यार के लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसता रहा, वो मुझे नंदिनी और उसके पिता से मिली है। प्रिंसिपल मैडम जिन्होंने मुझे बेटे की तरह समझा, जिनके यहाँ मैं सिर्फ एक चौकीदार की हैसियत से नौकर था, उन्होंने अपने बेटे की तरह मेरी शादी में शामिल होने का फैसला करा। पुनीत के पिता रोते हुए उसे देख रहे थे और उससे प्यार करके माफिया मांगने लगे। उन्होंने नंदिनी के पिता को अपने साथ रखना चाहा, तो नंदिनी के पिता ने मना कर दिया। उसकी माँ भी नहीं मानी। नंदिनी की माँ वापस घर आकर बोली कि बेटी की ससुराल का घर इतना बड़ा देखकर मेरा तो दम ही घुटने लगा। वो पति से बोली, शुक्र है कि आप वहाँ पर रहने के लिए नहीं माने। जो सुकून मुझे अपने इस घर में मिलता है, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सका। मैं ये जान गई हूँ कि चाहे गरीबी ही क्यों ना हो, अपने घर का इंसान बादशाह ही होता है। और मुझे जो पैसों का लालच पड़ा हुआ था, आप कपड़े धोने के लिए जो लेते थे, वो मैं चोरी-चोरी खुद ही पहनती थी और नंदिनी को भी ज़बरदस्ती पहना देती थी। वो बहुत हिचकिचाती रहती थी, पर मैं उसे ज़िद करके कपड़े पहना ही देती थी। नंदिनी के पिता बोले, ऊपर वाले से माफ़ी माँगो। शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी बेटी अच्छे नेचर की है और बहुत अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई है। हमने तो उसे एक गरीब इंसान समझकर अपनी बेटी की शादी कर दी थी, पर वो तो अमीर तरीन इंसान निकला। और मुझे हैरत ये भी है कि मैं समझा था तुम उसकी अमीरी का सुनकर खुशी से नाचोगी, पर तुम नॉर्मल ही रही। वो ज़रा शर्मिंदा होकर बोली कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान अच्छा हो तो अमीरी गरीबी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। पुनीत ने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है। मैंने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी, कितना बेइज्जत करके बातें सुनाई, लेकिन उसने पलट कर भी एक जवाब तक नहीं दिया। उसके पिता के सामने तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकी। अब जल्दी से मैं जब भी मौका मिलेगा उससे माफ़ी मांग लूंगी। नंदिनी अपने शानदार से बेडरूम में बैठी हुई थी और पुनीत ने उसका प्यार से हाथ पकड़कर कहा कि अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बहुत सी शॉपिंग कराऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। नंदिनी ने कहा कि मुझे आपने पहले ही दिन से दुनिया जहान की खुशियाँ दे दी है और बाइक पर बिठाकर भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती थी जितनी शायद दुनिया घूमकर भी नहीं मिले। और मैं दौलत की भूखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पुनीत ने प्यार से कहा, मैं जानता हूँ। और शादी के कुछ समय बाद मैंने प्रिंसिपल मैडम को अपनी सारी हकीकत बता दी थी। वो काफ़ी हैरान हुई और बहुत ज़्यादा खुश भी कि नंदिनी की अगली ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। नंदिनी ने कहा, बस मेरे पिता को सहारा लगा देना, मैं और भी खुश हो जाऊंगी और कुछ भी नहीं मांगूंगी। वो बोला, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे और मेरे पिता भी इस बात से बहुत खुश होंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पिता और माँ को हमारे घर में ही रख लूँ। इस पर नंदिनी खुशी से शुक्रिया बोलने लगी और वो दोनों नंदिनी के मायके जाकर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। नंदिनी की माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे हमारे ऊपर वैसे भी बहुत एहसान है, हमें यही रहने दो, हम यही खुश हैं, बस तुम दोनों हमसे मिलने आते रहना, इससे ही हम दोनों खुश हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत बेइज्जत किया। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत अफसोस कर रही हूँ। पुनीत ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, आप ऐसे बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपने जो भी किया, मैंने कभी भी किसी बात को अपने दिल पर नहीं लगाया। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। आप हमारे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन वो मना करने लगी, बोली, बेटा इस बात को छोड़कर मैं तुम्हारी सब बात मान लूंगी, लेकिन वहाँ नहीं, हम सही हैं। उसके ससुर भी बोले, बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो वो कहने लगा, ये तो बहुत गलत बात है, मैं भी आपके घर में रहा, ये मेरा घर नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपना घर माना। इसी तरह आप मेरे घर को अपना घर समझकर वहीं चले। आप सोच रहे होंगे कि बहू के माता पिता बेटी की ससुराल में रहेंगे तो उसके सास ससुर क्या कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है मेरे पिताजी ने ही आपको घर पर लाने के लिए भेजा है, वो तो और खुश हो जाएंगे, आप दोनों हमारे साथ रहेंगे तो। ये सब सुनकर नंदिनी भी बोली, जी पिताजी ये ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ही आपको यहाँ लेकर आने के लिए बोला है। आप चलिए, यहाँ पर आपको इतनी परेशानी होती है और अब तो बरसात का मौसम आ गया, बारिश में घर टपकेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। वो घर भी तो आपका ही है, मैं आपके कपड़े पैक करती हूँ। उन दोनों के इतना कहने पर वो मान गए और उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गए। पुनीत ने अपनी बड़ी काली गाड़ी में बिठाकर उन्हें अपने आलीशान घर में ले गया। नंदिनी के माता पिता को देखकर वहाँ पुनीत के घर वाले बहुत खुश हो गए और उन दोनों को बहुत इज्जत दी। सब साथ में हंसी खुशी रहने लगे।
कुछ महीने के बाद नंदिनी की गोद भर गई और उनके घर पर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। पुनीत और नंदिनी ने उसका नाम परिणीति रखा। ये नाम उन दोनों पर मिल रहा था। उसके नाना नानी और दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे। इससे उन दोनों की जिंदगी में खुशियाँ आ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।